फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूं पॉलिटी के एक नए टॉपिक के साथ में। आप सभी को पता है पीसीएस प्री के लिए हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 31 क्लास अब तक हम कर चुके हैं। और अभी हाल ही में हमने कार्यपालिका को समाप्त करा है, विधायिका को समाप्त किया है। कार्यपालिका चाहे केंद्र के संदर्भ में हो चाहे राज्य के संदर्भ में हो, ऐसे ही विधायिका चाहे केंद्र के संदर्भ में हो चाहे राज्य के संदर्भ में हो, दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो तीसरा इसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के जो 3 प्रमुख स्तंभ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, वो हम न्यायपालिका के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय पर बात करने से पहले ये जानते हैं कि भारत में न्यायपालिका का जो प्रारूप है वो किस तरीके का है, या किस तरह की न्यायपालिका का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो हमने एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम हमने अपनाया है। एकीकृत न्यायपालिका जिसके सर्वोच्च स्तर पर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। और बाकी के जितने भी कोर्ट्स आते हैं, न्यायालय आते हैं, चाहे वो राज्यों के उच्च न्यायालय हों, हाई कोर्ट्स हों, या फिर अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला न्यायालय वगैरह हैं, वो सभी इसके नीचे काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक प्रावधान यानी हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, 4 अध्याय 4 में आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए उपबंधों के विषय में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस देश के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया था? तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने आपको भारत का संवैधानिक विकास क्रम पढ़ाया है, और संवैधानिक विकास क्रम में हमने एक एक्ट के बारे में पढ़ा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय या एपेक्स कोर्ट की स्थापना जो की गई थी वो इसी एक्ट के द्वारा की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसमें एक आपका चीफ जस्टिस था जिसका नाम एलिजा इम्पे था, और इसकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्तमान जो सर्वोच्च न्यायालय है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। यानी वर्तमान समय में जिस सर्वोच्च न्यायालय को आप देखते हैं, तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके द्वारा 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय उसी फेडरल कोर्ट का परिवर्तित रूप है। इसका गठन जो किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 28 जनवरी 1950 को, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि अब तक हमने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी क्लासेस करी हैं, मेरा मोटिव हमेशा से यही रहा है कि मैं आपका कम से कम टाइम लूँ और आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड करूँ। यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी टॉपिक को अगर आप किसी दूसरी जगह से पढ़ेंगे तो 3 से 4 घंटे आपको इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे, और एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। देखिए, किताबें सभी के पास हैं, कंटेंट सभी के पास है, जो स्टडी मटेरियल है वो सभी के पास है, लेकिन उसमें से चीज़ों को इस तरीके से शॉर्टलिस्ट करना कि कोई भी चीज़ ऐसा ना लगे कहीं पे भी स्किप हो रही है, छूट रही है, फिर उसको कम से कम टाइम में डिलीवर करना, ये भी एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। वही काम मैं यहाँ से करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपको क्लास में बोर कर रहा हूँ, ठीक है? केवल इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पे बात होगी। संविधान का आर्टिकल 124, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी, कानून बना करके। इस चीज़ का उपबंध 124 में किया गया है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध कौन सा आर्टिकल करता है, तो ये भी 124 करता है। तो स्थापना से जुड़ी हुई चीज़ें, और इसके अलावा कि जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीश कितने होंगे, उनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा और किस तरीके से किया जाएगा, ये प्रावधान सारे 124 में दे रखे हैं, ठीक है? न्यायाधीशों में, न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, कानून बना करके। 124 में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। मूल संविधान की बात करें तो न्यायाधीशों की संख्या उसमें 8 थी, जिसमें से एक चीफ जस्टिस थे, 7 उनकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है, जिसमें से एक हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और उनकी सहायता के लिए 33 अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं। अनुच्छेद 124(2) न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े हुए उपबंधों के बारे में बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं उनमें से जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उन्हें ही चीफ जस्टिस का पद दिया जाता है, ठीक है? और इसके अलावा जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति करता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हैं? 124(2) में है।
जैसे कि अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति के द्वारा सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही चीफ जस्टिस बनाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। भारत में अब तक 2 बार इस वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया है। कब कब किया गया है? पहला हुआ था 1973 में, जब हेगड़े, शैलट और ग्रोवर ये 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, इनके ऊपर प्रीफरेंस देकर के अजीत नाथ रे को भारत का चीफ जस्टिस बनाया गया था। दूसरी बार 1977 में वरिष्ठ न्यायाधीश HR खन्ना की जगह पर HM बेग को मुख्य न्यायाधीश का पद दिया गया था। 2 बार इस वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन भारत में हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको यहां से याद रखनी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था अपनाई जाती है जिसको कहते हैं हम कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम व्यवस्था। ठीक है, तो कॉलेजियम व्यवस्था वैसे हमको थोड़ा सा विस्तार से जानने की इसको आवश्यकता पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम प्री में बहुत कम टाइम बचा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो प्री के लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी हो। लेकिन फिर भी आपको कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में अगर अलग से वीडियो चाहिए कि ये प्रणाली किस तरीके से काम करती है, क्या होता है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप केवल प्री के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर फोकस करिए। ठीक है, फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम यहाँ पे जान लेंगे। तो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं इस पूरे ग्रुप में। इस व्यवस्था के विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लाया गया था कुछ समय पहले, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। कॉलेजियम व्यवस्था अपने आप में काफ़ी बार आपने न्यूज़ में इसका नाम सुना होगा, समाचार पत्रों में इसका नाम सुना होगा, इस पर सवाल उठते रहते हैं, इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। न्यायाधीशों की अर्हताओं के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 124(3 जो है न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी अर्हताएं क्या होगी, उनके बारे में बात करता है। सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, न्यायाधीश बनेगा, उसको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि किसी उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, या तो किसी हाई कोर्ट में या फिर 2 अन्य अलग अलग हाई कोर्ट्स में या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में 5 वर्ष तक वो जज के रूप में काम कर चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में या राष्ट्रपति की समझ के हिसाब से वो ऐसा व्यक्ति हो जिसको विधि का बहुत अच्छा ज्ञान हो, विधि में पारंगत हो, या किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता का काम कर चुका हो, एडवोकेट का काम कर चुका हो। तो ये जो है अर्हताएं होती हैं 124(3 में दी गई हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। इसके बाद में न्यायाधीशों की शपथ के बारे में आर्टिकल 121(6) में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और अन्य जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस को शपथ राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीशों को शपथ जो दिलाई जाती है वो चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाई जाती है। कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 124(4) में बताया गया है। संविधान में अगर बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कोई कार्यकाल के बारे में कोई तय नियम सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि उसमें यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा अगर वो त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त भी हो सकते हैं। संवैधानिक कदाचार करने पर संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटाया भी जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि ये संविधान के नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं तो इनके प्रति, हालांकि महाभियोग शब्द यहाँ पर यूज किया जाता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में महाभियोग शब्द कहीं पे भी यूज नहीं किया गया, केवल एक प्रोसेस बताया गया किस तरीके, तो उसको हम अपने आप में बोल देते हैं कि ये महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत किसी भी सदन से की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। यदि लोकसभा से इसकी शुरुआत होती है तो 100 सदस्य, और राज्यसभा से अगर इसकी शुरुआत होती है प्रस्ताव की तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष या सभापति को देने के बाद भी ये प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में ये प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। लोकसभा में करेंगे तो 100 सदस्यों के सिग्नेचर, राज्यसभा में करेंगे तो 50 सदस्यों के सिग्नेचर, लोकसभा के 100 सदस्यों के सिग्नेचर लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जो हैं वो राज्यसभा के सभापति को देने के बाद ही किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध यह प्रस्ताव जो है सदन में लाया जा सकता है। अध्यक्ष या सभापति द्वारा जब ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा तो फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, 3 व्यक्तियों की एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कानून या विधि का बहुत अच्छा ज्ञान हो, बहुत अच्छी नॉलेज हो। तो 3 व्यक्तियों की एक समिति गठित की जाएगी। कब गठित की जाएगी? जब अध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा वह प्रस्ताव मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। फिर वो समिति जांच करेगी
ठीक है, पूरा वहाँ पर चेकआउट होगा। तो उसके बाद में समिति अगर उस व्यक्ति को यानी किसी भी न्यायाधीश को दोषी पाएगी, उसको ये लगेगा कि हाँ वास्तव में इन्होंने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है, तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश करेगी, जहाँ दोनों सदनों के बहुमत 2/3 बहुमत जो होता है, 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। और पारित करने के बाद में उसको कहाँ पे भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति जब उसको स्वीकार कर लेगा तो राष्ट्रपति फिर एक आदेश जारी कर देगा न्यायाधीश को हटाने का। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए, ठीक है। आज तक केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ ही यह प्रस्ताव लाया गया है, महाभियोग इसको कह सकते हैं। मई 1993 में ये लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ 18 अगस्त 2011 को राज्यसभा में महाभियोग लाया गया। सौमित्र सेन ने प्रक्रिया के दौरान त्यागपत्र दे दिया था। ऐसे ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीडी दिनाकरन के विरुद्ध अगस्त 2011 में सुनवाई होनी थी इसी मामले पर, परंतु इससे पहले ही न्यायमूर्ति दिनाकरन ने अपना त्यागपत्र 29 जुलाई 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है उनको प्रेषित कर दिया था, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है अभी तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध जो है पारित नहीं हो सका, क्योंकि उससे पहले ही चीज़ें जो है डिसॉल्व हो गई हैं, उससे पहले ही चीज़ें क्लियर कर ली गई हैं। इसके बाद में वेतन भत्ते की बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 125(2) न्यायाधीशों को मिलने वाले भत्ते, उनके विशेषाधिकार, पेंशन, अवकाश आदि का उल्लेख इसमें किया जाता है। आर्टिकल 360 के अंतर्गत जब वित्तीय आपात की स्थिति होती है, वित्तीय आपात देश में अगर लागू हो तो इस परिस्थिति में ही उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। अन्य कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, न्यायाधीशों के वेतन में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। अगर बात की जाए कि मुख्य न्यायाधीश और जितने भी अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। अनुच्छेद 126 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कार्य निर्वहन की अक्षमता की स्थिति पैदा हो रही है, कार्य नहीं चल पा रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 126 में दिया गया है। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री में, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित या चालू रखने के लिए गढ़पूर्ति न हो, कोरम गढ़पूर्ति यानी जो एक मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को संचालित करने के लिए जरूरी होता है, अगर वो पूरा न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, जिसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, ठीक है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 127 में है। 128 बात करता है ऐसे जजेस के बारे में जो रिटायर हो चुके हैं, उनको आवश्यकता पड़ने पर जो है उनसे काम लिया जा सकता है। ये प्रावधान आर्टिकल 128 में है। आवश्यकता पड़ने पर रिटायर्ड न्यायाधीशों को भी कम अवधि के लिए, बहुत अल्प अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही ऐसे न्यायाधीश से लिखित जो है रिक्वेस्ट कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। यानी राष्ट्रपति की उसको पहले सहमति लेनी होगी। जो भी हमारे चीफ जस्टिस होंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, अगर वो किसी रिटायर्ड न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए उनसे क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। उच्चतम न्यायालय के कार्य एवं क्षेत्राधिकारों के विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले इनको कैटेगराइज करते हुए हम बात करेंगे प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकारों के विषय में। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार हैं वो आते हैं आपके अनुच्छेद 131 में। चाहे केंद्र की बात हो, चाहे राज्यों की बात हो, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का कोई आपसी विवाद है, उसका निपटान करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद से जुड़े हुए मामले शामिल नहीं है, ये मूल क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट के नहीं आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, उसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, ये उसके प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जनता के मौलिक अधिकारों की जब बात आती है, ये भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत में आता है। आपको पता है कि जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करी जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के, ये 132 में है।
कोई व्यक्ति किसी अधीनस्थ न्यायालय से संतुष्ट न होने पर उसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी मामले से जुड़ा हुआ कोई निर्णय उच्च न्यायालय के द्वारा दे दिया गया है, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दे दिया गया है, तो उसके लिए वह अपील कहाँ पे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। आर्टिकल 132 इसके बारे में बताता है। इसी कारण उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित 3 प्रकार के मामलों की अपील कर सकते हैं। वो 3 प्रकार के मामले यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है दीवानी या सिविल मामले की अपील। अनुच्छेद 133 के तहत सिविल कार्यवाही में दिए गए निर्णय या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इस मामले में कोई भी सार्वजनिक महत्व छिपा हुआ है। दूसरा है फौजदारी अपराध से जुड़े हुए मामले या दंड संबंधी जो अपीलें हैं वो आती हैं। ये अनुच्छेद 134 के तहत इनका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 134 के तहत दंड संबंधी अपील का वर्णन जो है संविधान में किया गया है। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके संवैधानिक मामले। अनुच्छेद 135 के तहत यह संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। इसके बाद में आता है आपका परामर्शदात्री या सहकारी क्षेत्राधिकार। इसके बारे में आर्टिकल 143 में बताया गया है। अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय से वह सलाह मांग सकता है। लेकिन न्यायालय के द्वारा जो परामर्श राष्ट्रपति को दिया जाएगा, जो सलाह दी जाएगी, उसको स्वीकार करे या उसको अस्वीकार करे, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। मतलब बाउंडेशन नहीं है कि अगर न्यायालय ने कोई सलाह राष्ट्रपति को दे दी तो उसको माननी ही पड़ेगी। वो उसके विवेक पर निर्भर है, माने या ना माने। और इसके साथ साथ एक चीज़ भी कही गई कि न्यायालय भी परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति सलाह मांग रहा है न्यायालय से तो न्यायालय की भी विवेक है कि वो सलाह दे या ना दे। ठीक है। तो पहली बार राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 6 दिसंबर 1992 के अयोध्या कांड पर सबसे पहले सलाह मांगी थी। उस समय पर राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सलाह देने से या परामर्श देने से मना कर दिया था। अब आते हैं आपके न्यायिक पुनरावलोकन या समीक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि स्वयं द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और यदि वह उचित समझे तो उसमें आवश्यक रूप से परिवर्तन भी कर सकता है। कोई भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है तो उस पर वो विचार कर सकता है और अपने डिसीजन को बदल भी सकता है। अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है आर्टिकल 129 में। अभिलेख न्यायालय इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय होते हैं, जितने भी डिसीजन वो देता है, वो आने वाले मामलों के लिए या भविष्य में जितने भी कोई मामले आते हैं तो उनके लिए एक तरह से अभिलेख का काम करते हैं। ठीक है। जैसे एक बात कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अपने आप में एक नज़ीर होता है। इस तरीके से कहावत कही जाती है। तो वो इसीलिए कही जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 में कहा गया है। न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता क्या है? जब न्यायालय केवल कानूनी गतिविधियों तक सीमित न रहे अपितु नागरिकों की दशा को सुधारने, मूल अधिकारों को दिलवाने में सक्रिय हो जाए तो उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। अपने विवेक के आधार पर, ऐसा नहीं किसी ने आदमी ने जाकर के वहाँ पर रिट डाली या अपील करी तब वो काम कर रहा है। न्यायालय अपने ही विवेक से समय समय पर न्यायालय के द्वारा ऐसे निर्णय भी या ऐसी सलाहें भी जारी की गई हैं जो कि नागरिकों की दशा को सुधारने से जुड़ी हैं, किसी लोक महत्व के मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो न्यायालय अपने आप में ही अपने विवेक से नागरिकों की दशा को सुधारने, उनको मूल अधिकारों को दिलवाने में सक्रिय हो जाए तो उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, जिससे न्यायालय की सकारात्मक भूमिका जो है वो बढ़ जाती है। भारत में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत हुई थी 1973 के केशवानंद बनाम भारत संघ के आधारभूत ढांचे की संकल्पना के साथ। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामला जो हुआ था 1973 का, उसके साथ ही न्यायिक सक्रियता की शुरुआत को माना जा सकता है। इसके जनक कौन माने जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश PN भगवती। ठीक है। न्यायिक सक्रियता का जनक न्यायाधीश PN भगवती को माना जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद जहां से प्री में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, मैंने उन्हें एक ही जगह पर यहां पर एड ऑन कर दिया है, उनको भी देख लीजिए। आर्टिकल 139 का यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है यदि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित हो, कानून से जुड़ा हुआ, विधि से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उससे जुड़े मामले अलग अलग उच्च न्यायालयों में अगर चल रहे हैं तो उन सभी मामलों को अपने पास मंगवाने की शक्ति और उसका निस्तारण करने की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। ठीक है। अलग अलग न्यायालयों में कोई विधि से जुड़ा हुआ, कोई कानून से जुड़ा हुआ, कोई ऐसे मामले हैं जो अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग चल रहे हैं,
और वो निपट नहीं रहे तो सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है कि वो सभी न्यायालयों से उन सभी मामलों को अपने पास में बुलवा सकता है और उनका समाधान कर सकता है। अनुच्छेद 142, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। यानी किसी उच्च न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, किसी मामले पर सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस न्यायालय से उस चीज़ को ट्रांसफर कर सकता है दूसरे न्यायालय के लिए। अनुच्छेद 145(4) ये क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा, जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया जाएगा, वो खुले न्यायालय में ही सुनाया जाएगा, बंद कमरे में कोई भी सुनवाई नहीं होगी। 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में अगर उसकी कोई अवमानना करता है, न्यायालय के नियम की अवहेलना करता है, तो उसके लिए दंड देने की शक्ति भी आर्टिकल 129 में है। 121 में क्या है, न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संदर्भ में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। किसी भी न्यायाधीश ने कोई डिसीजन दे दिया, वो किसी को पसंद नहीं आया, या फिर किसी जैसे मान लो कि दो दल होते हैं हमारे यहाँ पर, एक सत्ताधारी दल एक विपक्ष, तो उसमें से किसी को और बढ़िया नहीं लगा तो उसी पर बहस चल रही है संसद में, तो ये नहीं जो है की जाएगी। न्यायाधीश के किसी भी आचरण पर कोई भी जो है डिस्कशन नहीं किया जाएगा संसद में, आर्टिकल 121 ये कहता है। संसद को अनुच्छेद 138, 139 और 134(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाने की शक्ति तो दी गई है, लेकिन कम करने की नहीं। वर्तमान में जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी क्षेत्राधिकार हैं उनमें संसद कटौती नहीं कर सकती, उनको बढ़ा सकती है, और ये शक्ति संसद को आर्टिकल 138, 139, 134(2) इन अनुच्छेदों के अंतर्गत दी गई है। तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों को देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिए, और क्लास होने के बाद में अपना फीडबैक, रिस्पॉन्स, रिव्यू जरूर दिया करिए। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी रिव्यू देते हैं या क्लास के बारे में बताते हैं कि हमको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, या फिर हमारा कम से कम समय में हमको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें यहाँ से मिल पा रही हैं, तो आपका जो भी सुझाव आता है तो उससे कहीं ना कहीं काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है। तो ये अपना जो सुझाव है, फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, ये ज़रूर अपना दिया कीजिए। बाकी चीज़ें होती रहेंगी, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इससे मुझे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।